नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण सर। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं टेट वाली क्लास में। दोस्तों, आज हम उन प्रश्नों को करने वाले हैं जो चिंटू पिंटू वाले प्रश्न होते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये जो चिंटू पिंटू वाले प्रश्न होते हैं इनको भी हम गलत कर देते हैं। तो दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, पूरी क्लास को देखिएगा, पक्का आपको कुछ नया ही जानने को मिलेगा। और कई ऐसे प्रश्न होंगे जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में चिंटू पिंटू वाले भी प्रश्न हमारे एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। अब डरना नहीं है, केवल लड़ना है, क्योंकि समय आ चुका है लड़ने का। आइए प्रारंभ करते हैं एक एक प्रश्नों से और एक एक प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करते हैं। जवाब दीजिएगा, पूरे प्रश्न को अच्छे से देखिएगा, निश्चित तौर पर आपको नया ही जानने को मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। पहला प्रश्न ये है कि जल मंदिर का संबंध किससे है? निम्न में से किससे है जल मंदिर का संबंध? हिंदू धर्म से है, इस्लाम धर्म से है, बौद्ध धर्म से है, जैन धर्म से है? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से बताइएगा, क्योंकि ज़्यादा समय मैं लूँगा नहीं, फटाफट प्रश्नों को जवाब भी देते चलूँगा और आपके प्रश्नों के जवाब मैं लेता चलूँगा। चलिए, इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, इसका आंसर हो जाएगा डी, सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। निम्न में से किस राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती है? निम्न में से किस राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती है? उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन कहता है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन कहता है पश्चिम बंगाल और चौथा ऑप्शन कहता है झारखंड। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, ये चिंटू पिंटू वाले प्रश्न हैं, आप इन प्रश्नों को भी कई बार गलत कर देते हैं, तो अब गलत नहीं होंगे आपके चिंटू पिंटू वाले भी प्रश्न। चलिए, इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के साथ साझा करता ही है, पश्चिम बंगाल झारखंड से, तो बिहार जो झारखंड बना हुआ है बिहार से ही कटकर बना हुआ है। तो जब तीन प्रश्न यहाँ पर, तीन ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाते हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि मखाना की खेती के लिए कौन सा जिला अग्रणी है? पहला है समस्तीपुर, दूसरा है मुजफ्फरपुर, तीसरा है मधुबनी, चौथा है सुपौल। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। मखाना की खेती के लिए अग्रणी जिला कौन सा है? सबसे आगे वाला जिला कौन सा, मतलब सबसे ज़्यादा उत्पादन में कौन सा जिला है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुजफ्फरपुर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुजफ्फरपुर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। सरीसृप के अंतर्गत आने वाला, सरीसृप को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? रेप्टाइल्स कहा जाता है। तो सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन सी चीजें आती हैं या आती हैं? एक तो कछुआ है, दूसरी बात करते हैं अमीबा है, तीसरा ऑप्शन कहता है यहाँ पर फर्न है, चौथा ऑप्शन कहता है यहाँ पर वेल है। जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा कि इसका जवाब क्या हो जाएगा। बिल्कुल, इसका जो जवाब हो जाएगा वो सही हो जाएगा, आपका पहला सही हो जाएगा। इसका जवाब सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। ये देखिए, इसका जवाब क्या हो जा रहा है? पहला सही हो जा रहा है, यानी कि कछुआ जो है रेप्टाइल्स में आएगा। अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। देखिए, हर एक प्रश्न अपने आप में महत्व रखेगा। आप जितना आगे जाते जाएंगे, जितना अच्छे आगे मैं बढ़ते जाऊंगा, वैसे ही प्रश्नों का लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है। अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे है? ऊर्जा संरक्षण से, जल संरक्षण से, वन्य जीव संरक्षण से और डॉल्फिन संरक्षण से है। जल्दी से इसका आंसर बताइए कि अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे है? ऊर्जा संरक्षण, जल संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण और डॉल्फिन की बात करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वन्य जीव संरक्षण हो जाएगा। तो अभ्यारण्य का संबंध अगर देखा जाए तो किससे हो जाता है दोस्तों? तो वन्य जीव संरक्षण से हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें वन्य जीव संरक्षण को इसमें क्या होता है, जानवरों को संरक्षित किया जाता है। विश्व विकलांग दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है? आपको ये बताना है कि विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। 3 नवंबर को मनाया जाता है, 3 अक्टूबर को मनाया जाता है और 3 दिसंबर को मनाया जाता है और 3 मार्च को मनाया जाता है। जल्दी से जवाब दीजिएगा, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 दिसंबर। इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जनवरी और दिसंबर में क्या हो रहा है कि आपका एग्जाम हो रहा है और जनवरी के जो डेट है और फरवरी के जो डेट है दिवस वो याद होने चाहिए और दिसंबर नवंबर के भी डेट कम से कम याद होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, सही हो जाएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। ये वाला प्रश्न हमने पूछ भी लिया है एक बार। रोनाल्ड रास का संबंध निम्न में से किससे है? उन्हें 1902 में पुरस्कार भी मिला हुआ है, हैजा में, चेचक में और
ट्यूबर क्लोसिस की बात करते हैं यानी टीबी में और मलेरिया में। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए ये चिंटू पिंटू वाले प्रश्न को ज़्यादा हल्के में भी मत लीजिए, ज़्यादा हल्के भी मत लीजिए, ज़्यादा हल्के में भी मत लीजिए, नहीं तो आप सोचिए बस फटाफट आंसर करते चलेंगे सब सही हो जाएगा। नहीं भाई, ये चिंटू पिंटू है, ये भी गलत हो जाते हैं। रोनाल्ड रॉस की बात करते हैं तो इनका संबंध है मलेरिया से। इन्हें 1902 में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, इन्होंने बताया था कि मलेरिया से क्या होता है, कौन सा बीमारी फैलती है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए बात करते हैं मच्छर से क्या होता है, मलेरिया नामक बीमारी फैलती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, पर्यावरण सुरक्षित ईंधन है डीजल से, डीजल है, लकड़ी है, गैस है, कैरोसिन। पर्यावरण सुरक्षित ईंधन आपको बताना है कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो पर्यावरण के लिए अच्छी हैं। डीजल, लकड़ी और गैस, कैरोसिन। कैरोसिन, जल्दी से इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चिंटू पिंटू वाले प्रश्न की बात करते हैं, डीजल से भैया प्रदूषण फैलता है, लकड़ी को जलाएंगे प्रदूषण फैलेगा, कैरोसिन को जलाएंगे तो पक्का फैलेगा, लेकिन गैस को जलाएंगे तो कोई भी प्रदूषण नहीं फैलेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी विल बी राइट दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, श्वसन के द्वारा मनुष्य, श्वसन के दौरान मतलब सांस लेने के दौरान मनुष्य द्वारा ग्रहण की जाने वाली गैस कौन सी है। मतलब कि जब हम मतलब एक तरीके से सांस लेते हैं तो कौन सी गैस को हम ग्रहण करते हैं, O2 यानी कि ऑक्सीजन, H2, N2 और CO2। जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। तो इसका जो जवाब हो जाएगा बिल्कुल सही है, O2 हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन गैस को हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है, जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा कि कौन सा जो यहाँ पर ऑप्शन में संक्रामक रोग नहीं है। डेंगू है, मलेरिया है, पोलियो है और टिटनिस है। जवाब दीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि कौन सा रोग ऐसा है जो दूसरों में नहीं फैलता है। तो अगर देखा जाए दोस्तों तो ये 3 ऐसे हैं जो फैलते हैं, लेकिन टिटनिस किसी में नहीं फैलता है। अगर किसी का टिटनिस हुआ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों वो डी सही हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है। ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की, फास्फोरस की और नाइट्रोजन की। जल्दी से जवाब देते चलिए। यदि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लग रही हो या मेरे पढ़ाने का तरीका, वैसे पढ़ा तो कुछ रहा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको मन करता है तो एक बार तो लाइक कर ही दीजिए। फसल चक्र के द्वारा मिट्टी के किस तत्व की स्थिरता संभव बनी रहती है, जल्दी से जवाब दीजिएगा दोस्तों। देखिए इसका जो जवाब हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नाइट्रोजन को क्या चाहिए, मिट्टी चाहिए, मिट्टी, फसल चक्र को क्या चाहिए, मिट्टी में नाइट्रोजन चाहिए। ठीक है, नाइट्रोजन अगर नहीं मिलता है तो फिर मान के चलिए पेड़ पौधे जो होते हैं वे सही तरीके से अपना जीवन व्यतीत नहीं कर पाते हैं। पत्तियों का रंग निम्न में से किसके कारण हरा होता है, क्लोरोक्वीन और एक तरीके से क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफिल और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा कि इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा। बिल्कुल बहुत सारे छात्रों ने इसका जवाब सही दिया है, क्लोरोफिल इसका सही हो जाएगा। पत्तियों का रंग किसके कारण हरा होता है, एक तरीके से क्लोरोफिल के द्वारा। देखिए ये चिंटू पिंटू वाले प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्न क्या होते हैं कई बार हम गलत कर देते हैं, वहाँ एग्जाम में जब बैठते हैं तो हमें याद नहीं आता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि हम गलत करके आ जाते हैं, फिर हमें लगता है कि यार इतने छोटे क्वेश्चन को भी हमने गलत कर दिया, फिर हमें अपने आप पर बड़ा ही सिली महसूस होता है, यानी कि लगता है कि हम मूर्ख व्यक्ति हैं। ठीक है, ड्यूटेरियम निम्न में से किसका समस्थानिक है, हीलियम का है, नाइट्रोजन का है, हाइड्रोजन का है, ऑक्सीजन का है। ड्यूटेरियम निम्न में से किसका समस्थानिक है, जवाब दीजिएगा दोस्तों। तो इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा सी सही हो जाएगा। देखिए फटाफट आंसर देते चलिए, क्योंकि अगर इसमें मैं समय लेता हूं तो मान के चलिए बिना फालतू के समय ले रहा हूं, इसका मतलब ये हो जाएगा। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि फटाफट आप आंसर करते चलिए, नहीं आ रहा है तो भी आप करते चलिए, नहीं तो देखते चलिए। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। 14 नंबर एक प्रश्न है। ठीक है, समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने की विधि निम्न में से कौन सी है। सेमिनार और क्रियात्मक शोध, केस स्टडी, इनमें से सभी। जल्दी से जवाब दीजिए कि समस्याग्रस्त बालक का पता आप कैसे लगा पाएंगे। सेमिनार, क्रियात्मक शोध और केस स्टडी, इनमें से सभी। बिल्कुल इसका जो प्रश्न हो जाए, इसका जो जवाब हो जाएगा केस स्टडी। अगर बच्चों के बारे में आप थोड़ा सा अध्ययन करते हैं तो समझ में आ जाता है कि बच्चे किस प्रकार के समस्याग्रस्त वाले बच्चे हैं। देखिए समस्याग्रस्त का मतलब ये हो जाता है जो बच्चे एक तरीके से क्या करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, ठीक है, दुनिया भर के अलग अलग काम करते हैं,
फालतू वाले काम वे हैं, इस समस्या ग्रस्त वाले बच्चे होते हैं। ठीक है, चलिए इसका जवाब दीजिएगा अगले प्रश्न का। द्रव्यमान संख्या निम्न में से कौन कहलाती है? द्रव्यमान संख्या निम्न में से कौन सी कहलाती है? ठीक है, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योग, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या का योग, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग। जवाब दीजिएगा जल्दी से इसका जवाब। बिल्कुल इसका जवाब तो हो सकता है आप ना ही दे पाए, बिल्कुल इसका आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। जीवन की सबसे मूलभूत इकाई क्या है? ऊतक है, रक्त है, कोशिका है, प्रोटीन है। ठीक है, तो जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या माना जाती है? जल्दी से जवाब दीजिए। तो इस जीवन की सबसे छोटी इकाई कोई है तो वो है कोशिका है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। शून्य घर्षण बल वाले सतह पर चलना अपेक्षाकृत आसान है, मुश्किल है, असंभव है? जहां पर ग्रेविटी है ही नहीं वहां पर चलना कैसा, आप बताइएगा? आसान रहेगा, मुश्किल रहेगा, असंभव है? ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जहां पर ग्रेविटी नहीं है, जैसे अंतरिक्ष की बात करते हैं तो वहां पर ग्रेविटी नहीं है तो वहां चलना असंभव है। ये बातें ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति में वस्तु का भार निम्न में से क्या होगा? भारहीन, अपेक्षाकृत ज्यादा, अपेक्षाकृत अल्प भार, इनमें से कोई नहीं। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए। जो छात्र हमारे नए जुड़ रहे हैं, जो दोस्त हमारे नए जुड़ रहे हैं, उन सभी छात्रों को तहे दिल से धन्यवाद। और वे लोग क्या करें, दूसरों को जरूर शेयर कर दें। उनके जितने भी यार मित्र हैं वो बताएं कि एक बार सबसे पढ़ लिया, एक बार चलिए प्रवीण सर से पढ़िए, बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज़ों को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एक बार आप हमारे बारे में भी थोड़ा से लोगों को बताइए, अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूँ या सही समझाता हूँ या सही कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। चलिए, गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में वस्तु का भार निम्न में से क्या होगा? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि भारहीन हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। पर्यावरणीय असंतुलन का कारण है। पर्यावरणीय असंतुलन का कारण है पर्यावरणीय चेतना का अभाव, भौतिकवादी सोच, भोगवादी प्रवृत्ति, इनमें से सभी। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। पर्यावरणीय असंतुलन का कारण यहाँ पूछा जा रहा है, ना कि संतुलन। मतलब किसकी वजह से पर्यावरण में असंतुलन आ जाता है? पर्यावरणीय चेतना का अभाव, बिल्कुल सही है। भौतिकवादी सोच, इसके वजह से भी कहीं ना कहीं है। भोगवादी प्रवृत्ति, भोगवादी मतलब ये हो जाता है जैसे लोग क्या करते हैं कि जितना ज़्यादा हो पर्यावरण को हम खत्म करें। कहने का मतलब ये है ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी, पेड़ पौधों को काटें। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाता है? डी सही हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु हेतु सर्वोत्तम है। ग्रीष्म ऋतु हेतु सर्वोत्तम वाला है सूती, रेशम, पॉलिस्टर, रेयान। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ग्रीष्म ऋतु के लिए क्या चीज़ें बेहतर हैं? तो अगर देखा जाए तो सूती, ग्रीष्म ऋतु की बात की जा रही है, उसके लिए सर्वोत्तम है रूसी। चलिए हाँ, ग्रीष्म ऋतु की बात की जा रही है, ना कि शीत ऋतु। ठीक है, अगर शीत ऋतु होता तो फिर यहाँ पर हो जाता है रेशमी दोस्तों। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। पर्यावरण का स्रोत है, बताइएगा। पर्यावरण का स्रोत, यहाँ पर स्रोत पूछा जा रहा है ना, दूत नहीं। यहाँ पर पर्यावरण का स्रोत है अधिगम का, औषधि का, ऊर्जा का, या इन सभी, इनमें से सभी का। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। ठीक है, पर्यावरण का स्रोत है तो जल्दी से बताइए। देखिए, सीखने का भी सही है, बिल्कुल हम पर्यावरण से सीखते भी हैं, औषधि भी प्राप्त होती है, ऊर्जा भी प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाता है? डी सही हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। आप देख रहे हैं ना, चिंटू पिंटू वाले प्रश्न को भी मैं बहुत अच्छे तरीके से करवा रहा हूँ। और ये मान के चलिए, अगर कई बार क्या होता है, छोटे छोटे प्रश्नों को भी हमें करते रहना चाहिए। हमेशा क्या होता है, जब आदत बन जाती है बड़े प्रश्नों को करने के ना, तो छोटे प्रश्न जल्दी से हल नहीं होते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि आपकी प्रैक्टिस दोनों पर बनी रहे। छोटे प्रश्न आए या बड़े प्रश्न आए या मीडियम में आए, कैसे भी प्रश्न आए, बस सॉल्व करिए। रक्त का थक्का बनने में सहायक होते हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों, विटामिन के हो जाएगा, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि जल समस्या का निराकरण संभव है। जल समस्या का निराकरण संभव है जल अपव्यय रोककर, समुचित जल प्रबंधन करके, वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा, और इनमें से कब सभी। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न की बड़ा सराहना मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ईवीएस में ये पूछा जाता है कि अगर जल की समस्या से निराकरण हमें पाना है तो हमें क्या करना होगा। जल के अपव्यय को रोककर मतलब ये हो जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हम जल को खर्च कर रहे हैं उसको हम कम करें।
ठीक है। समुचित जल प्रबंधन, जो पानी बह जाता है बारिश का पानी, उसको हमें प्रबंधन करना चाहिए, उसका मैनेजमेंट करना चाहिए। हार्वेस्टिंग का मतलब ये हो जाता है जैसे ड्रिप सिंचाई वगैरह हमें करवाना चाहिए। जैसे क्या होता है कि हम ट्यूबवेल से पानी छोड़ दिए तो खेतों में बह रहा है, कहाँ बह रहा है इस हम भूल जाते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए कि ड्रिप सिंचाई वगैरह करवाना चाहिए, फव्वारे वाली सिंचाई करवाना चाहिए, जिससे क्या हो हार्वेस्टिंग मतलब एक तरीके की फसल भी अच्छी हो जाए और पानी का भी बचाव सही हो जाए। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा, तीनों सही हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो गया दोस्तों, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर डी सही है। चलिए बताइएगा यहाँ पर जल्दी से जवाब दीजिएगा। दूध से दही का बनना भौतिक परिवर्तन कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा, तापीय परिवर्तन कहलाएगा और नाभिकीय परिवर्तन कहलाएगा। देखिए ये चिंटू पिंटू वाले प्रश्न है ना, आप सोच रहे थे अरे चिंटू पिंटू वाले प्रश्नों को भी तो मैं यूं ही सही कर दूंगा, लेकिन आप देख रहे हैं ना एक आध दो प्रश्न तो आपकी गलत हो ही रहे हैं। तो दूध से दही बनाया जाता है, एक भौतिक परिवर्तन माना जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तापीय परिवर्तन नहीं भाई, नाभिकीय से तो कोई बात होगी नहीं, तो इसका मतलब ये हो जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाता है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, देखिए दूध से दही बनना का मतलब हो जाता है रासायनिक परिवर्तन। सोचिए अगर आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आ जाते तो आप क्या करते? ठीक है, फिर आप एक तरीके से गलत आंसर करके आ जाते, फिर कहते भगवान जी ने हमारा इस वर्ष साथ नहीं दिया। ठीक है, तो फिर मतलब कुछ चीज़ें जो है बेसिक चीज़ें तो आनी ही चाहिए, तो बेसिक चीज़ों को भी ध्यान रखना चाहिए, तो फिर भगवान जी भी साथ देते हैं बिल्कुल। चलिए बात करते हैं पर्यावरण शिक्षण को बाल केंद्रित बनाने के लिए प्रभावशाली विधि निम्न में से कौन सा है? पर्यावरण शिक्षण को बाल केंद्रित अगर हमें बनाना है तो प्रभावशाली विधि सबसे अच्छी कौन सी मानी जाएगी? सभी छात्र जवाब दे देंगे जल्दी से। ठीक है, भ्रमण विधि, बागवानी विधि, समूह कार्य और इनमें से सभी। जल्दी से इसका जवाब दीजिए, कौन सी विधि अच्छी मानी जाएगी? अरे भैया यहाँ पर भ्रमण विधि बिल्कुल सही है। कुछ लोगों ने भ्रमण विधि लगाया होगा, बिल्कुल सही है वे, लेकिन बागवानी विधि भी है, तो जिसने बागवानी विधि लगाया है वो भी सही है, जिसने समूह कार्य लगाया है वो भी सही है, लेकिन वो पूरा सही है जिसने लगाया होगा डी, जिसने लगाया होगा तीनों सही को, वो पूरी तरीके से सही है। सही तो सभी हैं, लेकिन सबसे सही कौन है? जिसने डी लगाया है। देखिए कैसे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाता है। आइए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ निम्न में से क्या नहीं है? आपको ये बताना है कौन सी चीजें ऐसी हैं जो बाल केंद्रित शिक्षण में नहीं आएंगी। समुदाय केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित, अध्येता केंद्रित, छात्र केंद्रित। अब इस प्रश्न का तो गलत जवाब नहीं होना चाहिए वैसे तो, इस प्रश्न का गलत जवाब नहीं होना चाहिए दोस्तों, जल्दी से इसका सही जवाब दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल अगर देखा जाए तो यहाँ पर समुदाय केंद्रित का कोई मतलब होगा ही नहीं। समुदाय केंद्रित साफ साफ दिख रहा है, बाल केंद्रित शिक्षण की बात की जा रही है, ये तीनों बाल केंद्रित से रिलेटेड है, लेकिन ये वाला गलत हो जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला सही हो जाता है। चलिए पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि कौन सी है? पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि कौन सी है? व्याख्यान, आगमन, निगमन, प्रयोगशाला। अब आप लोगों को लग रहा होगा ना कि कैसे सर चिंटू पिंटू बोलकर थोड़ा से कठिन प्रश्नों को भी रख दिए हैं। अरे भाई ठीक है, कठिन प्रश्न ये है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं जितना आप सोच रहे हैं। आगमन विधि में क्या होता है, निगमन विधि में क्या होता है, व्याख्यान विधि में क्या होता है, प्रयोगशाला विधि में क्या होता है, पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि क्या हो गया? व्याख्यान विधि में क्या होता है दोस्तों? व्याख्यान विधि में होता है मास्टर जाएगा वहाँ एक्सप्लेन करेगा और चलाएगा, बच्चे सीखे या ना सीखे कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन नंबर पहला गलत। आगमन विधि में क्या होता है कि सबसे पहले उदाहरण दिया जाए फिर नियम बताया जाए। यहाँ पर बात की जा रही है पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि, अच्छी विधि। ठीक है, एक बार इसको सही माना जा सकता है, लेकिन ये और देखते हैं। निगमन विधि की तो कोई बात ही नहीं होगी। अब बात करते हैं प्रयोगशाला विधि की बात करते हैं, तो इन दोनों विधियों में से अगर देखा जाए तो प्रयोगशाला विधि ज़्यादा अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि अगर करके सीखने पर लर्निंग बाय डूइंग वाली बात आ जाती है तो फिर यहाँ पर और अच्छा हो जाता है, यानी कि चाहे करा कर सिखाएं और चाहे उसमें करके सीखने पर भी बच्चे को देते हैं तो भी सही रहेगा। तो पर्यावरण शिक्षण में जब आप पढ़ाते हैं तो प्रयोगशाला में अगर आप दिखाते हैं तो बच्चों को और जल्दी समझ में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारे लिए डी ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो जाता है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो हमें डी ही सही कर देना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। पाठ्यचर्या को अपेक्षाकृत प्रभावकारी बनाने के लिए इसका निर्माण निम्न में से किस स्तर का होना चाहिए? अगर आप कहें तो चिंटू पिंटू वाले भी प्रश्न बीच बीच में मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बात बताइएगा। राष्ट्रीय, राज्य, जिला विद्यालय पाठ्यचर्या को अपेक्षाकृत प्रभावकारी बनाने के लिए निम्न में से किस स्तर पर निर्माण किया जाना चाहिए? मतलब हमें कौन से लेवल पर इसका निर्माण करना चाहिए? जवाब जल्दी से दीजिएगा तो फिर बढ़िया हो जाएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा।
जल्दी से जवाब दीजिएगा। देखिए इसमें समय का पता नहीं चल पा रहा ना, ये चिंटू पिंटू वाले जो प्रश्न होते हैं इसमें बिल्कुल भी समय का नहीं पता चलता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अब इस प्रश्न का गलत जवाब मत दीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है TLM का मतलब क्या हो जाता है। TLM का मतलब क्या हो जाता है? टीचिंग लाइट मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मेथड, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मोमेंट। जल्दी से जवाब दीजिएगा दोस्तों, जल्दी से जवाब दीजिए, फटाफट आंसर करते चलिए। तो इसका जवाब हो जाएगा सी सही हो जाएगा। TLM का अर्थ हो जाता है कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल विल बी राइट दोस्तों। ठीक है, कुछ छात्रों ने अगर गलत लगाया है तो ये मान के चलें कि वे हमारी TLM वाली वीडियो देख लें। TLM वाली वीडियो को हमने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, वे देख लें, उनके प्रश्न गलत नहीं होंगे। चलिए ये देखिए चिंटू पिंटू वाले प्रश्न में एक प्रश्न और है जहां आपका प्रश्न गलत भी हो सकता है। मतलब कि देखने को तो छोटा प्रश्न है लेकिन कहा नहीं जाता छोटा बम बड़ा धमाका। भारत में लड़के व लड़कियों की विवाह योग्य न्यूनतम आयु क्या है भैया बताइए। लड़के की उम्र कितनी होनी चाहिए और लड़कियां की उम्र कितनी होनी चाहिए विवाह के लिए। ठीक है, अभी वाला संशोधन मत देखिएगा, पहले वाला देखिए जो पहले अभी चल रहा है। ठीक है, नहीं तो आप अपना दिमाग लगाने लगें। तो जल्दी से जवाब दीजिएगा दोस्तों, लड़के की उम्र कितना होना चाहिए और लड़कियों की उम्र कितने होने चाहिए। बिल्कुल अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पहला सही हो जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 21 वर्ष व 18 वर्ष होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? खनन है, बेकरी है, मुर्गी पालन है, कृषि है। जल्दी से जवाब दीजिएगा। 10-20 प्रश्न बचे हैं, सारे करवा देता हूँ, क्या मतलब है। अगर नहीं तो अभी बीच में बंद करना पड़ेगा, तो 20 मिनट तो वही हुई हैं। चलिए इसका जवाब हो जाएगा यहाँ पर डी सही हो जाएगा, इसलिए मैं ज़्यादा समय भी नहीं ले रहा हूँ। राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर शक्कर का बनाने का कारखाना नहीं है? केशव राय पाटन, निम्बहेड़ा और उदयपुर भोपाल सागर। बड़ा है अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा। तो अगर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। केशव राय पाटन में क्या है? शक्कर बनाने का कारखाना नहीं है मेरे प्रिय साथियों। चलिए अब इसी के साथ बात करना चाहिए हमें अगले प्रश्न के बारे में। ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए। ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें क्या करना चाहिए? शिकायत करना चाहिए। लेकिन किससे आप शिकायत करेंगे? उपभोक्ता संरक्षण मंच को, जिला मुख्यालय को और तहसील को, ग्राम पंचायत को। एक प्रश्न आ सकता है, कई बार क्या होता है इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं कि ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार पर हमें शिकायत किससे करनी चाहिए। अगर बच्चे पूछते हैं तो फिर हम क्या बताएं? तो उपभोक्ता संरक्षण मंच को एक तरीके से हम ऐसी शिकायत कर सकते हैं। चलिए इस प्रश्न का तो जवाब दे ही दीजिए। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? 12, 18, 20, 22। जल्दी से जवाब दीजिएगा दोस्तों। तो इसका जो जवाब हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा क्या होता है? राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं 12 सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया कराता है? जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार उपलब्ध कराता है? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना। जल्दी से जवाब दीजिएगा। बिल्कुल इसका जवाब हो जाएगा प्रधानमंत्री रोजगार योजना की बात करते हैं। जिला उद्योग केंद्र के जिला के तहत शहरी एवं ग्रामीण युवकों को रोजगार मुहैया कराता है प्रधानमंत्री। बी ऑप्शन विल बी राइट दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है? अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, चीन में है और भारत में है। जवाब जल्दी से दीजिएगा दोस्तों। संसार में अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है? ठीक है, अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है दोस्तों? तो इसका जो जवाब हो जाएगा भारत हो जाएगा। इसका जवाब हो जाएगा भारत हो जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा। जल्दी से कोई कमेंट करके बताएं कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ट्यूबवेल पर नहाया हुआ है। जल्दी से कमेंट करके हमें बताएं कि कौन कौन लोगों ने नहाया हुआ है। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तीज को। इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तीज को, श्रवण शुक्ल तीज को और भाद्रपद कृष्ण पक्ष में। और जल्दी से बताइएगा चैत्र शुक्ल नवमी को। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाना चाहिए? इसका जवाब क्या हो जाना चाहिए? पहला सही हो जाता है। गणगौर का त्यौहार जो होता है चैत्र शुक्ल तीज को मनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बताइएगा, राजस्थान में झीलों की नगरी है उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर। देखिए इस तरह के भी प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा है, चिंटू पिंटू वाले प्रश्नों को भी हल्के में नहीं लेना है।
ठीक है, कम से कम देख लीजिए एक बार, अगर देखे रहेंगे तो अगर आ भी गया तो फिर आप कर ले जाएंगे। ठीक है, अगर आपने देखा ही नहीं है तो फिर वहाँ कहेंगे यार क्या लगाया जाए। ठीक है, तो उदयपुर की बात की जाएगी। उदयपुर राजस्थान में झीलों की नगरी। अब कुछ लोग सोच रहे हैं क्या ये सब वन लाइनर में बन के आएगा? नहीं भाई, वन लाइनर में वहाँ नहीं आता है। सीटेट में, सीटेट 3-4 प्रश्न, एक आध 2 प्रश्न दे दिया वन लाइनर में तो ठीक है, नहीं तो वो वन लाइनर में नहीं देगा, ऑप्शन में डाल देगा। कि ऑप्शन में डाल देगा किसी, मतलब क्वेश्चन बनाएगा वो ऐसा, और ऑप्शन में डाल देगा कि राजस्थान में झीलों की नगरी है उदयपुर, है या नहीं, या उसमें डाल देगा जयपुर। पिंक गुलाबी आप जानते हैं, पिंक गुलाबी कह रहे हैं, गुलाबी शहर आप जानते हैं, ऐसे ही बना देगा कि राजस्थान किस लिए फेमस है। अगर आप गलत कर देते हैं तो फिर आप जानते हैं एक प्रश्न आप गलत, एक विकल्प गलत करेंगे तो 3-4 विकल्प गलत हो जाएंगे, मतलब कि वो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। चलिए, विजय स्तंभ किसने बनवाया था? महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप, महाराज जयसिंह। जवाब दीजिएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा, क्या हो जाएगा? तो इसका जो जवाब हो जाएगा महाराणा कुंभा की बात करते हैं, जिन्होंने क्या किया था? विजय स्तंभ को बनवाया था। चलिए, निम्नलिखित में से संकेत, यातायात संकेत का अर्थ है मुख्य सड़क है, पैदल पार, रेलवे क्रॉसिंग, संकरी पुलिया। जल्दी से जवाब दीजिए, यातायात का संकेत क्या माना जाएगा? तो इसका जो जवाब हो जाएगा पुलिया। संकरी पुलिया क्या करता है? यातायात का संकेत माना जाता है। चलिए, अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। ठीक है, कंप्यूटर के माध्यम से भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहा जाएगा? SMS कहा जाएगा, फैक्स कहा जाएगा, ईमेल कहा जाएगा, टेलीग्राफ कहा जाएगा। कंप्यूटर के माध्यम से कौन सा संदेश आप भेजते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ईमेल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न मान लेते हैं, वैसे तो आएगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर पूछ लेता है तो फिर क्या दिक्कत है। डेंगू का वाहक है एडीज मच्छर है, अब ये तो आ ही सकता है। क्यूलेक्स मच्छर, घरेलू मक्खी, एनाफ्लीज। जल्दी से जवाब दीजिएगा, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल, इसका जो आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा, एडीज हो जाएगा, यानी डेंगू रोग का वाहक है एडीज मच्छर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाता है। बस 3-4 प्रश्न और बचे हैं। मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है, अमाशय है, यकृत है, यांत्र है, वृक्क है। जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा दोस्तों, तो इसका जवाब हो जाएगा वृक्क, यकृत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है पोलियो को उपचार है, पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना, उपरोक्त सभी। जवाब दीजिएगा, तो इसका जो जवाब हो जाएगा पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना। वैसे भारत देश में से क्या हो गया है कि पोलियो खत्म हो चुका है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा अगर आपके एग्जाम में। अच्छा, पोलियो के लिए कौन सा टीका लगता है एक बार कमेंट करके बाद में बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, लाइव चैट में नहीं बताइएगा, क्योंकि आपका विकल्प फिर आप जो देंगे वो प्रश्न बाद में, मतलब वो दिखेगा नहीं हमें। कश्मीरी चोगा क्या कहलाता है? कश्मीरी चोगा फिरन, अंगरखी, बुख्तारी, अचकन। जवाब दीजिएगा दोस्तों। तो अगर देखा जाए कश्मीरी के बारे में बात करते हैं, चोगा की बात करते हैं, तो फिरन, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कुत्ता मछली का। यहाँ पर जवाब ही आ गया, कुत्ता मछली का आवास है कुत्ता मछली। देखिए यहाँ पर डॉग मछली, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है डॉग मछली। कुछ लोग डॉग को अलग कर देंगे, मछली को अलग कर देंगे, तो फिर डॉग को लगा देंगे भैया वो तो स्थल पर रहता है, तो इसका मतलब प्रश्न ही गलत बना दिया गया। इसका पूरा नेम है कुत्ता मछली। ठीक है, समुद्र में रहता है, ध्यान रखिएगा। चलिए ए वाला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, मतलब एक तरीके से सप्ताह मनाया जाता है, वन्यजीव संरक्षण सप्ताह मनाया जाता है। आपके एग्जाम में आता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर, 1 जून से 7 जून, 15 जून से 21 जून। ये कई जगह प्रश्न आ चुका है, बहुत जगह आ चुका है। ठीक है, तो इसका जवाब दीजिएगा। चलिए इसके जवाब के बारे में बात करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है मेरे प्रिय साथियों। इस बात को ध्यान रखिएगा। 2 और प्रश्न कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और भगवान से मैं दुआएं करूंगा कि आप सभी लोगों को सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, और मेरे जितने भी दुआएं हो आप पर लगे, आप सभी लोगों पर आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, मेरे सभी छात्रों को, जो लोग भी मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं, जो मेरे साथ ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं, मैं उन सभी छात्रों को दुआएं देता हूं कि उनका सिलेक्शन ज़रूर हो जाए इस वर्ष। ठीक है, ताकि वे सुपर टेट की तैयारी कर सकें। ठीक है, तो मेरी तरफ से यही दुआएं हैं और हमेशा ये दुआएं आप तक लगती रहेंगी। और दोस्तों वाकई में आप लोगों को सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि मेहनत आप बहुत कर रहे हैं।
ठीक है, हमने देखा है कि आप लोगों को मेहनत करते हुए, कई बार क्या होता है जब मेहनत कोई करता है तो मन ये करता है कि अपने हाथ में अगर होता तो फल देना तो दे ही दिया जाता। लेकिन क्या होता है कि फल जो देने वाला व्यक्ति होता है, यानी कि जो भगवान जी होते हैं, ठीक है, जिन्हें हमने देखा तो नहीं है, लेकिन आस्थाएं हमारी कहीं ना कहीं जुड़ी हैं, और कहीं ना कहीं जो वो देते हैं ना, वो सोच समझ कर ही देते हैं। मतलब मैंने देखा है, मैंने बहुत मेहनत किया है, शायद ही कोई व्यक्ति मुझसे ज़्यादा मेहनत करता हो, और आज भी है, मैं बहुत मेहनत करता हूँ। ठीक है, रात 10-11 बज जाते हैं, ठीक है, 12 बज जाते हैं, 1 बज जाते हैं, मैं मेहनत करता ही रहता हूँ। ठीक है, अपने क्षेत्र में जिस काम को मैं करता हूँ तो देते हैं, ऐसा बात नहीं है, और फल भी देते हैं। लेकिन जब क्या होता है, जब आपका समय आ जाता है, जब उन्हें लगता है कि अब ये व्यक्ति इस काम में परफेक्ट हो जाएगा, तब वो क्या करते हैं, ऐसा देते हैं। और आप भी मान के चलिए, इस वर्ष आप परफेक्ट हो चुके हैं सीटेट के लिए, और इस वर्ष भगवान जी जरूर आपका सहयोग करेंगे, क्योंकि आपने मेहनत किया हुआ है। चलिए, इसका जवाब हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों, सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो सौर ऊर्जा द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? प्रकाश ऊर्जा में। ठीक है, तो प्रकाश ऊर्जा ध्यान रखिएगा। चलिए, लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ऊर्जा का नवीकरण स्रोत है, यहाँ पर स्रोत है, स्रोत ध्यान रखिएगा, स्रोत की बात की जा रही है। कोयला, पेट्रोलियम, पौधे, यूरेनियम, जवाब दीजिएगा। देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है दोस्तों, पौधा ही होगा, क्योंकि कोयला जो है एक तरीके से नवीकरणीय बनने में हज़ारों साल लग जाएंगे, पेट्रोलियम भी, यूरेनियम भी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाता है। ठीक है, तो देखिए आपको हमने कैसे, ये जो चिंटू पिंटू वाले प्रश्न हैं उसको हमने आपको करवा के दिखाया। कैसे आप देख रहे हैं ना कि ऐसे चिंटू पिंटू वाले प्रश्न भी कई बार आपके एग्जाम में आ जाते हैं। अब लड़ना नहीं, सॉरी, अब डरना नहीं है, लड़ना है। समय आ चुका है, बस आप मेहनत करते रहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जितनी भी वीडियो शेयर किए जा रही हैं, समय मिले तो उनको आप ज़रूर देख लिया करें। देखिए, वीडियो को देखने से फ़ायदा ये होता है कि हम जब सुने रहते हैं तो एग्जाम में बैठते हैं तो हमें सुनी सुनाई बातें जल्दी याद आ जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह इसीलिए मैं कहता हूँ वीडियो ज़रूर देखना चाहिए समय पर। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑफ यू।